बराबर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत इस्लामिया को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भारत के सारे हिंदू भाइयों को नमस्कार, नमस्ते। मेरे सरदार जी भाइयों को सत श्री अकाल और मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों को गुड नाइट। क्योंकि अब रात का 1 बज रहा है। दिन तो 4 जून शुरू होगा, लेकिन गिनती जो वोटों की है, तारीख साज गिनती जो होने वाली है, वो मैं समझता हूँ कल सुबह 8 बजे से शायद शुरू होगी। हमारे सिद्दीकी चैनल के सुभान सिद्दीकी साहब का अक्सर अहम मौक़ों पर उनका इसरार होता है कि मेरे कुछ नाचीज़ तजुर्बात को, सियासी मामलात को या कभी मजहबी मामलात को पेश नज़र रखते हुए अपने ख़यालात का कुछ इजहार करूं। मेरा तारुफ़ यह है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सीनियर मोस्ट लीडर हूँ। 1974 का सब्ज़ी मंडी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं समझता हूँ मेरी एक्टिव पॉलिटिक्स अगर मिला है तो 50 साल के करीब होता है, और मैं बहुत ही कम उम्र से सोशल वर्कर का ज़हनियत रख के काम करता था। खैर वो अलग मैटर है। तो मैं ये मजलिस के लीडर की हैसियत से भी और समाज रहबर कमेटी के सदर की हैसियत से भी अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ, क्योंकि चंद सियासी हालात व मामलात मौजूदा हालात में हमारे मुल्क भारत के ऐसे हो गए हैं जिस पे इज़हार ख्याल करने के लिए हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, उसकी मुताबिकत में हर मेरा लफ्ज़ होना ज़रूरी नहीं है। तो इस लिहाज से ये मिला जुला मेरी बात है, क्योंकि अब हम उम्र की इस मंजिल को पहुंच गए हैं कि कौम मिल्लत के सामने, हमारे भारतवासियों के सामने कुछ हमारी तजुर्बात की बुनियाद पे अच्छी बातें सामने रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हमारी भारत के, मैं समझता हूँ 17वां लोकसभा है या 16वां जो भी है, नहीं जो भी है, 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन का जो 7 मरहलों में अप्रैल से शुरू हुआ, इंतखाबात मुनक़्क़द हुए सारे मुल्क की रियासतों में मुख्तलिफ़ मरहलेवार अंदाज में, और 1 जून को तकमील को पहुँच गए, और 4 जून को इसकी रायशुमारी गिनती होंगी, वोटों की गिनती होंगी और नताइज बतला दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से। वही मुस्तनद इदारा है, वही मजाज है। जब तक कि वो आपको सर्टिफिकेट जारी ना करे, जब तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या असम्बली हो, जो भी ये इदारे होते हैं, उसका सर्टिफिकेट वही जारी करना पड़ता है। तो अब जैसे ही 1 जून का 6 बजे का टाइम खत्म हो गया पोलिंग का, ऐसा दिख रहा था कि मुंतज़िर है मैदान जंग में, बंदूक तैयार रख के बैठे हुए हैं, उसमें गोलियां भी भरे हुए हैं और बस वार करना शुरू। तो पूरे जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं, ख़ासकर इस तरह से बारिश शुरू कर दी है एग्ज़िट पोल की कि बस ऐसा दिख रहा था कि चारों तरफ मोदी साहब बोल रहे हैं या फिर अमित शाह साहब बोल रहे हैं। यानी मोदी साहब जो कहा था उसको फिगर की शक्ल में ये जो गोदी मीडिया वाले चैनल्स वाले हैं, कोई 401 बोल रहा, कोई 412 बोल रहा, कोई 350 बोल रहा, 360 बोल रहा है। एक किस्म का एक अजबी माहौल ऐसा बना दिया गया कि जो लोग सोच रहे थे कि भाई आपके एक बहुत ही बेहतरीन सेकुलर मिली जुली अवाम की भलाई के लिए सोचने वाली, उनकी परेशानी मुसीबतों के, उनकी ग़ुरबत के लिए सोचने वाली और रोज़गार देने वाली
ईमानदार बेहतरीन सारे सेकुलर लोगों की मिलकर एक बेहतरीन हुकूमत बनेंगी। लोगों का ये जहन बन चुका था। ये 2 महीने का जो मरहला चला इलेक्शन का, 2-3 महीने का, इसमें आम ऐसा मालूम हो रहा था कि ये इलेक्शन हिंदुस्तान की एक तारीख का एक अहम इलेक्शन है और फ़िरक़ा परस्ती भी इससे पहले कभी ऐसी भी नहीं देखी गई थी। और फ़िरक़ा परस्ती से लड़ने का जो माहौल बन के सारे हिंदुस्तान की हर मज़हब का एक आदमी मुत्तहिद होकर सेकुलरिज़म की एक ताकत बनकर जो फ़िरक़ा परस्ती से लड़ने की एक मुज़ाहरा कर रहा था इत्तेहाद का, वैसी अलामतें, वैसे मामलात, वैसे जलसे, वैसे रैलियाँ भी देखने का मेरी ज़िंदगी में तो मेरे को कभी मौका नहीं मिला। तो जब ये सब सारी चीज़ देखने के बाद ऐसा दिख रहा था कि अब भी सारी फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा होने वाला है। ख़ात्मा तो क्या होता है, वो मुल्क से हर मुल्क में कुछ ना कुछ रहता है, यहाँ भी रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िरक़ा परस्ती की जो हुकूमत जो जड़ें मजबूत कर ली थी 10 साल से, उसकी जड़ें खोटने वाली हैं, ख़त्म होने वाली है। क्योंकि हिंदुस्तान की हर गली गली से एक इत्तेहाद का और तब्दीली का, प्यार और मोहब्बत का नारा लगाते ही लोग नज़र आ रहे थे। सारा जितना गैर जानिबदार सोशल मीडिया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जहाँ पर भी अगर आप गैर जानिबदार लोगों की न्यूज़ अगर मालूम करेंगे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि भाई एक तरफा लहर सेकुलरिज्म की चल रही है और लड़ाई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि अवाम खुद लड़ रहे हैं फ़िरक़ा परस्तों से। और अवाम खुद अपनी एक ताकत के ज़रिए ये इनको मुकाबला करके बताना चाहती थी कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती के लिए कोई जगह है, ना फ़िरक़ा परस्ती की लीडर के लिए कोई जगह है, ना फ़िरक़ा परस्ती के लिए कोई मज़हब की आड़ में हिंदू कहकर उसकी इज़्ज़त करने जाने वाली है, या हिंदू नहीं है कोई दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी बुराई करना, ये मकसद ही ख़त्म हो गया था। लेकिन ये अच्छे बने हुए माहौल को 3 दिन में एक फिर रंग दे दिया गया फ़िरक़ा परस्ती का, वर्गा लाने का। लेकिन इसलिए ये वर्गा लाने का ये रंग देने की कोशिश की गई कि जो पार्टी 200 से ज़्यादा वोट सीट लेने के इम्कान नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई लोग अगर जो गैर जानिबदार एग्ज़िट पोल्स जो करते हैं, जो अंदाज़े लगाते हैं, वो लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा भी अंदाज़ा करें तो 220, 200, 220, 190, हाईएस्ट 230 दिए गैर जानिबदार लोग, जिनको कोई बीजेपी से दुश्मनी भी नहीं है, किसी के पार्टी की तरफदारी करने वाले भी नहीं हैं, वो लोग भी अपना गैर जानिबदार तज्जिया किए। खुद कांग्रेस पार्टी, चूँकि एक लार्जेस्ट अपोजिशन में बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने एक कौन सा ज़रिए देखते ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ सर्वे को नहीं जी, वो कैंडिडेट से बात की है ना, हाँ जूम के ज़रिए हर रियासत के ज़िम्मेदार से, वहाँ के सदर से, वहाँ के ज़िम्मेदार लीडर से, बड़े कैंडिडेट से, जो अहम कैंडिडेट हैं उनसे बात करें, सारी वो लोग ग्राउंड रियलिटी जो है पेश करें, कितनी सीटें हम लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे हमारे को सख्त मुकाबला है, कितनी सीटों पे हम हत्तल इम्कान जीतेंगे। अब इस किस्म के सारी चीज़ें जमा करने के बाद इंडिया अलायंस के, चूँकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनके पास मीटिंग हुई, सारे इंडिया अलायंस के लोग 100 पार्टी के, जिसमें समाजवादी पार्टी है और अल्लाह आपको नहीं कहते आरजेडी है, जो भी और बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, वो सब पूरे एक जगह बैठ के, आम आदमी पार्टी है, सब मिल के गौर फिक्र करके अपनी अपनी पार्टी का एक गैर जानिबदाराना निकाले, वो लोग ग्राउंड रियलिटी के ऊपर निकालने के बाद नतीजे पे पहुँचे कि इंडिया इत्तेहाद कम से कम 295 लेगा और 295 से ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं, 300 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 295 से कम नहीं जाता। अब ऐसे मामले में अगर आप 300 पकड़े तो होता है 543 की तो पार्लियामेंट है, बचते क्या 243। अब 243 में इंडिया इत्तेहाद में ममता बनर्जी तो नहीं आती, ये आपके आंध्र प्रदेश तो नहीं आता, केसीआर तो नहीं आते, आरजेडी बीजेडी क्या है वो बीजू जनता दल तो नहीं आती, बीजू जनता दल तो बीजेपी से भी टाई अप नहीं है आपके। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के होने की वजह से जगन मोहन रेड्डी किधर जाएंगे बोल नहीं सकते। केसीआर की बेटी को और एक महीने की ज़्यादा हो गई, अब जेल आज ही आ गया फैसला उसका। हाँ, अब केसीआर साहब जाके बीजेपी में जुड़ना बोले तो बेटी को छुड़ाने के लिए जुड़ने समझते कोई भी, अब और कुछ नहीं। अब वो केसीआर साहब आते कितने की वो एक अलग मसला है तेलंगाना में।
तो अब ये जो सेक्युलरिज्म का जो रुझान बन रहा है, तो आने वाले वक्तों में लोग इंडिया इतिहास से मिलने के इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इससे बौखला कर अब क्या साजिश है अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्या मामला थे नहीं मालूम। आखिर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस तरह से आने वाले 100 दिन के मामलात के बारे में हुकूमत की कारकर्दगी क्या रहेंगी, आने वाले वक्तों के बारे में, फ्यूचर के बारे में बैठ के फैसला कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिशियल्स को बुला के मीटिंग कर रहे हैं। कैसा करते हैं भाई ये? तो इसका मतलब ये आपको कोई ना कोई ऐसा मुस्तनद तरह से कुछ ना कुछ मामला है जिससे आप 100% आप कुछ भी बम मार लो, कुछ भी क्या भी कर लो, हम ये चीज़ हासिल करके रहेंगे। बोले मामला कुछ कर लिए क्या बोल के ये एक डर खौफ आ रहा। अब इलेक्शन कमीशन आखिरी वक्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोगों को उम्मीद थी कि भाई अब तो भी कुछ वाज़ेह बयानात, कुछ क़यामत दिए जाएंगे, स्ट्रिक्ट रूल लाए जाएंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सबको नाउमीदी हुई, थोड़ी सी उम्मीद जगी। बाकी और वो भी सारे अपोजिशन का दबाव होने की वजह से वो जो है ना थोड़ी उम्मीद जगी। कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ मुस्बित बातें बोला, बाकी टाल मटोल की बातें हो गई। अब इसमें अहम मसला ये आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये बात उठी कि भाई 2 ही जो फेस में जो देर करके आप जो डाटा जारी करें डेटा, उसमें 1 करोड़ वोट बढ़ गए। अब उसकी क्या क्या की वजाहतें उन्होंने पेश करे जो हमारी समझ से बाहर है। मैं भी इलेक्शन में 1984 से सालार मिलत का चीफ इलेक्शन एजेंट रह चुका हूँ मैं, और 1978 से असम्बली हल्का कारवान के सेगमेंट के लिए इंचार्ज और चीफ इलेक्शन एजेंट के हैसियत से काम कर चुका हूँ मैं। 78 से आप मिला लो 22 और 26 24 कितने हो गए साहब? 46 साल से मैं प्रैक्टिकल इलेक्शन वर्क काम करता हूँ। चिट्ठियाँ घर को जाके बांटने से लेके मैं चीफ इलेक्शन एजेंट बन के कलेक्टर के साथ टेबल पे बैठकर किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहिए, पूरे राउंड टेबल जो काउंटिंग होते रहती है वहाँ पर राउंड लेके उनको कैसे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, किन चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए, इसका मुझे तजुर्बा है। ये तो अभी ईवीएम का तो मामला है, शुरू हो के 12-15 साल की बात है। ईवीएम जब था कहाँ, डब्बों में चिट्ठियों से 50-50 के बंडल बनाते थे, डालते थे। कहानी है वो लंबी, वो सुनाना नहीं चाहता। ऐसे वोटों की हम निगरानी करें सो लोग हैं। 1 करोड़ वोट आप डाटा 2 दिन के बाद जारी कर रहे हैं। अब ये जारी करे से 1 करोड़ वोट का मामला है। अब दिगर मामला क्या है? अब हम कानूनी पहलू है, कानूनी मामलात है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बात तो नहीं कर सकता उस बारे में, लेकिन शुकों को शुबात, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। शुकों को शुबात अगर मेरे को आते हैं तो मेरे को इज़हार करने का हक़ है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। सारे लोगों में शुकों को शुबात पैदा हो गए हैं कि भाई मोदी साहब कैसा जो है ना आने वाले 3 महीने के 100 दिन का जायज़ा लेके हुकूमत के प्लान कैसे तैयार करते भाई, कैसा इजाज़त देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आप हुकूमत में रहते हुए आपके टेकर हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, कितने लोगों को आप ट्रांसफ़र कर दिए, कितने लोगों को एक्सटेंशन दे दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज वजाहत ही नहीं करा। मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कल खुदा न खास्ता अच्छी बुरी बातें कुछ भी अगर हुई, कुछ नताइज में उलटफेर हुआ, तो एक आम मेरी बातें एक आम आदमी तक पहुंचने वाली है। मैं तो बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी जगह मेरी बातें पहुँचेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक आम आदमी को भी मेरी बात समझ में आए कि ये यहाँ पे दाल घोटाला, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये सही फैसला नहीं है। अवाम की सही तर्जुमानी करने वाला फ़ैसला अगर सेकुलरिज्म कामयाब नहीं हुआ तो समझो डाउट है। तो खैर ये तो इंडिया का जो मामला है, हम तो दुआ कर रहे हैं, सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं। बिलखुसूस अहमद पाशा क़ादरी हमारे रुकन असम्बली चार मीनार के साबिक़ा और मोतमद है मजलिस के, बड़ी दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं। वो 1 महीने भर से मुसलसिल ये बात दुआओं का मामला चल रहा है। हमारे बिलखुसूस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे रूह है रुमा और बहुत ही कारकर्द हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शान सदर नक़ीब मिल्लत असद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद से बनाने के लिए, और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत और सलामती और दराजी उम्र के लिए, दोनों की दराजी उम्र के लिए। और साथ साथ हमारे 2 उम्मीदवार अहम लड़ रहे हैं, ऐसे कई और लड़ रहे हैं, वो तो मेरे को डिटेल नहीं मालूम, लेकिन 2 अहम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। एक बिहार से, कौन सी कॉन्स्टेंसी का नाम, अख्तरुल उलमान साहब लड़ रहे हैं किशनगंज, और हमारे MP जो रह चुके हैं हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हर जिले से भी हैं, वो औरंगाबाद से।
अल्लाह करे तीनों भी हमारे बेहतरीन शख्सियत असद साहब की रहनुमाई में क़यादत में तीनों मिलके पार्लियामेंट में हल्ला बोल दे, अल्लाह ऐसी कामयाबी हमको अता कर दिया। तो एग्ज़िट पोल के बारे में अब हम क्या बोलें, जो बड़े बड़े चैनलों पे सारी चीज़ें चल रही है, मोटी मोटी बातें बोल लिया कि भाई इंडिया इत्तेहाद 225 का, वो लोग खुद तजुर्बेकार लोग ये ऐलान कर चुके हैं। हम भी यकीन करते हैं कि 225 से ज़्यादा ही आएंगे, और दीगर जो सेकुलर लोग या गैर जानिबदार पार्टियां जो अपने तौर पर लड़ के इलेक्शन जीती थीं, जैसे जिसमें सब सारे फहरिस्त ममता बनर्जी हैं और बीजू जनता दल है, जगन मोहन रेड्डी, ये भी इससे मिल जाएंगे। कुछ सीटें अगर कम ज़्यादा होंगे तो इम्कान तो यही नज़र आ रहा अल्लाह के करम से कि एक इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। अब रहा तेलंगाना की बात, हमारे पास तेलंगाना में 17 सीट है। 17 सीटों में 16 सीटों के मुतालिक पूरा एग्जिट पोल चल रहा है, सारे इंडिया में धूम मच रही, उलट-पलट। हैदराबाद का एग्जिट पोल कोई देने वाला पैदा नहीं हुआ, मुसल्लमा हकीकत है। और फिर वो एग्जिट पोल देने वाले ये नहीं बोल रहे हैं खुला कि भाई ये मजलिस इत्तेहाद उसमें इनकी लिखी हुई सीट है, गढ़ है उनका, कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको कोई नाम नहीं रख सकता, उनसे कोई टकरा नहीं सकता। उनसे जो टकराए और 5-5 हो जाता, वो किसी तरह से वो लोग जीतते हैं। सलाउद्दीन अवैसी ने 1984 में जिस वक्त पहली दफ़ा कामयाबी हासिल की, सलाउद्दीन अवैसी साहब वैसे तो इलेक्शन 6 कुछ इलेक्शन लड़े, लेकिन 4 मियाद थी, 4 मियाद बीच में 2 इलेक्शन एक्स्ट्रा हुए। एक वक्त वाजपेयी साहब हट गए, कुछ क्या क्या गड़बड़ हुई, एक वक्त हमारे जनता दल के हमारे वीपी सिंह साहब का मसला था, ऐसा कुछ हो के इलेक्शन अलग अलग टाइम में हुए, जैसा 6-9 में हुए, 89 में या 91 में कुछ हुए। इस तरह से सालार 20 साल MP रहे, इलेक्शन कितने को लड़े वो छोड़ दो। अब असदुद्दीन अवैसी साहब 20 साल MP रह चुके हैं, 25वें साल में दाखिल हो रहे हैं, 4 वक्त MP हो गए 2004 से अब तक, अब 5वें में जा रहे हैं। 40 साल से कोई एग्जिट पोल हम पर बोल नहीं सका, कोई अंदाजा कायम करके नाकाम हो रहे भी नहीं बोल सका। यह अल्लाह का करम है। ऐसी मजबूत जमात जिसके बारे में दुश्मन का दुश्मन भी अगर है तो नहीं ये बोलेंगे आगे नहीं भाई मजलिस तो नहीं हार सकती, मजलिस तो जीतती। कितना बड़ा अल्लाह का करम है। ये औलिया अल्लाह की सब यानी दुआएं साथ है, उनका करम साथ है और उनके फैज़ान साथ हैं हमारे, कि हमारे को इत्तेहाद इत्तेफाक के ज़रिए ये निश्चित और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जीते हुए असम्बली के निश्चितों को भी कोई नहीं हरा सकता। माजी में क्या हुआ वो एक अलग बात है, माजी को दोहराना भी नहीं चाहता मैं। हर सियासत जमात में सियासत में इख्तलाफ राय होता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। हमारे पास एक साहब निकले, उन्होंने 6 वक्त 5 वक्त 6 वक्त MLA बने, स्पीकर बने, हालांकि दूसरी जगह था, और बातें अलग है, वो बोलना नहीं चाहता मैं। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि हैदराबाद का एग्ज़िट पोल इंडिया में कोई नहीं बोल सक रहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को क्या होगा। अरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हार ही नहीं सकती, 100% जीत रही, माजी का रिकॉर्ड तोड़ के पहले से ज़्यादा वोट से जीतने वाली है। लेकिन सबके मुंहों में सांप चुंग गया, घुस गया, कोई भी हैदराबाद का नाम नहीं ले रहा। अरे भाई आपके एग्जिट पोल में बोलना ना, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक सीट जीतती है, हारती नहीं, उनकी जीत रही बोल के एग्जिट पोल में बोलना ना भाई। जैसा वाराणसी से मोदी साहब जीत रहे, हर आदमी एग्जिट पोल में बोल रहा, तो असदुद्दीन साहब हैदराबाद से जीत रहे क्यों नहीं बोलते। तो मैं अपने एक मोटे मोटे फिगर से असद साहब की कामयाबी से मुताल्लिक़, क्योंकि हमने भी बड़ी सरगर्मियों से इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। मैं बिलखुसूस हल्क़े असम्बली कारवान में बहुत ज़्यादा हमारे तकारीर, हमारा काम इलेक्शन के दिन भी काम हुआ, खाली दिनों में भी हुआ। तो इन सब सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए उसके एक आदाद और शुमार एक मोटे मोटे तौर पर मेरे पास है कि 20 लाख से ज़्यादा वोट है हमारे पार्लियामेंट हैदराबाद के। मैं समझता 21 लाख के करीब कुछ वोट है। अब वैसे तो हिंदुस्तान में 143 करोड़ है हमारी इंडिया की आबादी, चीन से भी बढ़ गए हम। चीन की जो आबादी है 140 या 41 करोड़ है, हमारी 143 करोड़ आबादी हो गई। उसमें मैं समझता हूँ हमारे जो वोटर है, जो इंडिया दुनिया की किसी भी मुल्क में इतने वोटर वाली मुल्क है ही नहीं। 98 या 99 करोड़ वोट है हमारे, जिसमें मैं समझता हूँ 40% के करीब तो नौजवान वोट है हमारे पास। तो खैर वो पूरे इंडिया के वोट की बात है। हमारे पास 20 लाख 21 लाख के करीब जो भी वोट है, उसमें 10 लाख चिल्लर की वोट की पोलिंग हुई।
अब लाजिम बात है हमारे पास मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही होता, सब सेकुलरिज्म की बातें करते, कांग्रेस वाले भी अपना उम्मीदवार ठहराए, बीआरएस वाले भी अपना उम्मीदवार ठहराए, और दीगर छोटे मोटे ये वो कीड़े मकोड़े हैं, उनका कोई मसला नहीं है, उनको कोई गिनती में भी नहीं लाता। लेकिन एक 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बीजेपी भी नेशनल पार्टी है, और बीजेपी हमेशा हमारे से मुकाबले में ज़ोर आजमाई करने की कोशिश करती रहती है। तो अब सवाल ये है कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि अब क्या असदुद्दीन अवैसी साहब तारीख साज कामयाबी ऐसी हासिल करेंगे 5 लाख से ज़्यादा वोट लें, लेकिन परसेंटेज वोट का कम हो गया। पूरी जगह तेलंगाना में बहुत सारी जगहों पे, शहरी हलकों में बहुत जगह कम पोलिंग हुई, हमारे पास भी ज़रा पोलिंग कम हुई। तो वो जो अंदाज़ा हम कर रहे थे 5 लाख का जो अंदाज़ा कर रहे थे, मेरे को ऐसा थोड़ा होता है शुबा कि वो थोड़ा कम होगा, मगर पहले से ज़्यादा अक्सरियत से जीतेंगे। तो मैं उसका एक अंदाज़ा यूँ बता दूँ, हमारे हैदराबाद के सारे हैदराबाद के रहने वाले, हैदराबाद की नशिस्त के ऊपर नज़र रखने वाले, मालूमात हासिल कर लेने वालों के लिए मैं एक मोटा सा नज़रिया मेरा पेश करता हूँ कि 10 लाख वोट अगर पोलिंग हुए हैं तो ये अंदाज़ा लगा लो कि हमको जो वोट हुए कम से कम 6 लाख, 5.5 से 6 लाख वोट हमारे हक़ में वोट हुए। ये हकीकत है, क्योंकि वोट का रेशो हिंदू और मुस्लिम हर मज़हब के लोगों को मिला के होता, तो उसमें हमारे जो वोटों का रेशियो बढ़ा हुआ है, सब में मिला के 50 से 50% कुछ बन रहा, 48% बन रहा, लेकिन हमारा जो परसेंट है, मैं बोल रहा हूँ 10 लाख में हमको जो वोट मिले होंगे असद साहब को, कम से कम मेरा जहाँ तक ख्याल है 5.5 से 6 लाख वोट मिलेंगे असद साहब को। अब हमारे को जब इतने वोट आएंगे तो बचे क्या, पूरे के पूरे वोट लिए भी तो कोई हमारे से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर वोट डिवाइड हो रहे हैं, कांग्रेस को भी जा रहे हैं, टीआरएस को भी जा रहे हैं, बीजेपी को भी जा रहे हैं। लेकिन चूँकि माहौल ऐसा बना हुआ है, सेकुलर हिंदू वोट भी बीजेपी को जाते, सेकुलर कांग्रेस सेकुलरिज्म का दावा करती, सेकुलरिज्म का कांग्रेस का कैंडिडेट हिंदू हल्कों में तो घुमा ही नहीं। कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट था, पूरे मुसलमान एरियो में घुमा। हिंदू बीजेपी से आपको दुश्मनी बोलते, फला बोलते, बीजेपी को हराना बोलते, तो तुम बीजेपी के हल्कों में जाके काम ही नहीं करे तो अब तुमको कितने वोट मिलेंगे। बीआरएस वाले तो ना इधर दिखे ना उधर दिखे, खाली उम्मीदवार लगा दिए, ख़त्म। तो इस लिहाज से हिंदू वोट थोड़ा अक्सरियत में बीजेपी को जाएंगे। कितने जाएंगे भाई बीजेपी को? अब हम तो 5.5-6 लाख ले रहे हैं, अगर उन्हें 2 लाख ले रही बीजेपी तो हम 4.5 लाख से जीत रहे हैं बाबा। अगर बीजेपी 2.5 लाख ली तो हम 4 लाख से जीत रहे हैं बाबा। पहले वोट कम थे, 8 लाख हुए थे गुज़िश्ता 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त पोल वोट 8 लाख थे, अब 10 लाख है। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट फिगर बोल रहा हूँ, नोट कर लो, मेरा नज़रिया है ऐसा। जो जीते थे असद साहब 2019 में 2,87,000 वोट, 3 लाख के करीब वोट होते, वो 2,87,000 कुछ ले रहे हो, तो उतने वोट से जीते थे उन्होंने, वो 3 लाख पकड़ो। हम समझ रहे थे कि 5 लाख के करीब जिताएंगे, लेकिन 5 लाख को ज़रा पहुँचना थोड़ा, चूँकि ये परसेंटेज कम हो गया तो मुश्किल दिखता मेरे को, लेकिन 4 लाख को क्रॉस ज़रूर करें असद साहब। अब बीजेपी कितने वोट लेती है उस पर मुनसिर है भाई। हम 6 लाख में 4 लाख बचे, 4 लाख में बीजेपी अगर 3 लाख ली तो हम 3 लाख से जीतेंगे ना। अगर 3 लाख उन्हें ली तो 3 लाख नहीं ले सकती उन्हें, 2 लाख लेंगी बहुत ली तो उन्हें 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में जाएंगे। ये हिसाब का फैसला हमारा है। हम तो कामयाब है अल्लाह के करम से, पहले से ज़्यादा मजबूती से कामयाब हुए और इंशाल्लाह और ऐसे ही मंजिल की कामयाबी आगे आगे बढ़ते रहेंगे। वोटों का रेशो भी बढ़ते रहेगा, चाहे वोट फीसद कम क्यों ना हो जाए, लेकिन लेने वाले वोटों का जो तादाद लेकर उम्मीदवार जीतने वाला है वो मामला तो ज़्यादा रहेगा हमारा। जैसा मौजूदा हालत में असम्बली इलेक्शन हुए, सब में ज़्यादा वोट अकबरुद्दीन अवैसी साहब ही लिए, सब में ज़्यादा वोट उन्होंने, परसेंटेज भी उन्होंने लिए, वोट भी अक्सरियत से जीते भी उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी। तो ये अवैसी ख़ानदान से मुताल्लिक़ बिलखुसूस नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मुताल्लिक़ हैदराबाद की वालहाना मोहब्बतों को कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार कर सकता ना, यानी क्या बोलना चाहिए कि मुखालिफत कर सकता है। मुखालिफत भी करा तो मुखालिफत बराए मुखालिफत हो जाती। तो हैदराबाद का तो नतीजा मैं सुना डाला। कामयाबी का तो इलेक्शन से पहले ही मालूम था कि साहब ये सीट लिखी हुई है सब की जय, लेकिन ये फिगर बोलने की बात थी। मेरा को ऐसा दिखता है कि फिगर शायद मैं अपने तौर पर पहला आदमी होऊंगा मजलिस का या हैदराबाद का आदमी जो पहली दफ़ा ये फिगर्स बोल रहा हूँ मैं। तो बड़े सोचो फिक्र के बाद मैं अंदाज़ा लगा कि चूँकि 10 लाख वोट पोल्ड हुए हैं तो उसमें हमको कितने वोट आ सकते,
फिर हम कितने आए तो बचे हुए वोट पे डिवाइड कितने हो सकते हैं। लाजमी बात है सेकंड पे कांग्रेस आएंगी, थर्ड पे BRS जाएंगी, लेकिन मजलिस अब बीजेपी में हमारे मुकाबला है। अब हम 6 लाख ले रहे हैं तो अगर कांग्रेस बीजेपी 2 लाख ली तो हम 4 लाख से जीत नहीं, बीजेपी 2.5 लाख ली तो कम होते, बीजेपी कम ली तो हम ज़्यादा होते। ये हमारा मसला है। इंशाअल्लाह सदरुद्दीन अवैसी साहब को मैं अभी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भी इन कामयाबी में एक एक मजलिस के एक एक कारकुन, एक एक घर, एक एक लीडर, एक एक सदर, एक एक मोतमद, एक एक कारपोरेटर, MLA, हर किसी की कुर्बानियाँ, हर किसी की मेहनत, हर किसी की कोशिशें शामिल हैं। उन सब की मेहनतों को, उनकी कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि हैदराबाद का एक शुमार इस वक्त सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक अलमबरदार ताकत बनने वाले का नाम है ये। हैदराबाद बोलते ही एक ऐसा हो गया अल्लाह के फजल करम से कि यार क़यादत तो यहाँ से आती है, आवाज़ तो यहाँ से उठती है हैदराबाद से। तो अल्लाह वो इज़्ज़त तो लाज रख लिया है हमारी। इंशाल्लाह कल नतीजे आने के बाद और लोगों के सामने आया हो जाएंगी हमारी ताकत। तो और ये भी उम्मीद हम करते हैं कि भाई हम जितना भी हों पुरअमन तरीके से रहें, हमारी कामयाबी का जश्न जब मनाएं। हाँ, और एक खुसूसी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इस दफ़ा सदरुद्दीन अवैसी साहब को मेरे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाइयों ने भी सौों के हज़ारों की तादाद वोट दिया है। हम सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं मुंतखब हुए। हमारी तकारीर को फ़िरका परस्ती तकारीर नहीं थी, हम सब की तकारीर सेकुलरिज्म की तकारीर थी। हमारी तकारीर सब फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी, जो फ़िरका परस्ती है उसके ख़िलाफ़ हमारी तकारीर हुई वो। और हमारे काम, हमारे तरीक़ेकार सब इंसानियत के बुनियाद पर हर मज़हब के साथ करें। तो उसका सिला ये है कि आपके हिंदू वोट भी हमारे को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, हर मज़हब के वोट हमारे को मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से हम जो है ना, कल की जो कामयाबी है हमारी नहीं है, सबकी कामयाबी है, सारे हैदराबादियों की कामयाबी है। सारे हिंदुस्तान में जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और सदरुद्दीन साहब की कामयाबी जो के मुंतज़िर जो है, उनको भी मैं पेश की मुबारकबाद अभी पेश कर देता हूँ। कल इंशाअल्लाह हमारे कामयाबी और खुशियों का दिन होगा। और हाँ, तो मैं ये बात बोल रहा था कि हमारी कामयाबी की खुशी में हम किसी के जज्बात को ठेस ना पहुँचाएँ। भाई देखिए, आप कामयाबी नाकामी के बाद ही एक नतीजा निकलता। दो जब लड़ते हैं तो लाजिम बात है कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। 3 लड़े भी तो एक जीती एक ही जीतेगा, 2 हारेंगे। 4 लड़े भी तो एक ही जीतेगा, 3 हारेंगे। ऐसा होता है, हर फील्ड में होता है, खेल के मैदान में होता है, सियासी मैदान में होता है, कई तिजारती मैदान में होता है, कई कंट्रैक्ट के मैदान में, कई मैदान में ऐसी चीज़ होती है। तो अब एक वक्त पे ये इलेक्शन के बाद जब देखा मैं, वो एक औरत दीवानी होके पागल होके नाच रही, वो कर रही, लोग दे डाल रहे। नहीं, हम मजाक नहीं उड़ाना भाई, हार रहे उन्होंने कोशिश कर लिया भारतीय जनता पार्टी वाले, अब मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो औरत को पूरा भला गाली गलत नहीं करना है, उसको पागल दीवानी नहीं, वो हो गया होगा, बात ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम जज्बात पे काबू पाएँ। सारे हिंदुस्तान के भारतीयों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि कल के दिन को पुरअमन तरीके से खुशियाँ मनाएं, किसी की दिल आज़ारी ना करें, और जो भी चीज़ करें कानून के दायरे में, मोहब्बत और प्यार से, इत्तेहाद से। हर चीज़, हर कदम उठाने से पहले ये चीज़ पेश नज़र रखें कि हमारे मुल्क में अमन कायम रहे, प्यार और मोहब्बत कायम रहे। और जो इंतखाबी नतायज है, इंतखाबी नतायज को तो यकीनन बड़े ही सब्र आज़मा हालात से गौर व फिक्र करके कबूल करने का मामला है। ऐसा नहीं है कि अंधे बन के कबूल कर लेंगे, जैसा चाहे वैसा करते जाएंगे। मोदी साहब, फलां साहब, अमित शाह साहब बाप की जागीर, बाप का राज बोल के चला लेंगे। इंडिया के आवाम को जैसा बोले वैसा बेवकूफ़ बनाने के मामलात करेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, तो आप चलने वाला नहीं है। ये बात हकीकत है। लेकिन अहिंसा, कोई लड़ाई झगड़ा पंचायत नहीं, कानून को, दस्तूर को साथ में रखकर जमहूरी अंदाज में उन हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। और ये नाइंसाफ़ी अगर होगी तो नाइंसाफ़ी के लिए सब मिलकर मुत्तहद तौर पर हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है, सारी पार्टियों की सेकुलर लीडरशिप है, हमारी पार्टी की भी लीडरशिप जो फैसला करेंगी उसके मुताबिकत में हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। क्योंकि कल कामयाबी होना है तो हक़ की कामयाबी ही होना है कल, और इंशाल्लाह कामयाबी होएंगी। ये लोग खाली डरा के वो कई को डाल ले रहे हैं, हवाले पन्ने का काम करके चाल लें वो चैनलों में, वो तो मेरी समझ से बाहर है। क्या उससे उनको तस्कीन मिलने वाली है, क्या मोदी को खुश करके क्या मामला करने वाले हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह अगर ऐसे कोई मंसूबे, कोई मामला है तो सब इनको ज़ाय कर दो, सब फना फिल्ला कर दो। इंसाफ, हक़ की बात जो अवाम, भारत के अवाम, इंडिया के अवाम, हिंदुस्तान के अवाम जो चाहते हैं, जो ख्वाहिश उनकी है
कि जिस किस्म की लीडरशिप यहाँ पर हो, जिस किस्म की क़यादत यहाँ पर हो, जिस किस्म से यहाँ की हुकूमत प्यार मोहब्बत पैदा करने वाली हुकूमत हो, वैसी हुकूमत हमको दिला दीजिए अल्लाह। ये दुआ के साथ मेरी बात ख़त्म करता हूँ। और मैं सिद्दीकी चैनल के सुभान सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लाइव डाल दिया मेरे को। इतनी देर हो गई, लोग कितने सुन रहे, क्या सुन रहे, ये तो मेरे को नहीं मालूम। सब जो लोग भी, एक दो लोग भी अगर सुन रहे हैं तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको सलाम करता हूँ। तो देर हो जाती है मेरे को मसरूफियत की वजह से। तो सुभान सिद्दीकी साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ आप तमाम से कि इनका चैनल सिद्दीकी चैनल TS है, उसको सब्सक्राइब करें और उनको क्या शेयर करें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। बस ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कल इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद एक अपील करा था मैं, फूल की बजाय शाल उड़ाओ यार, शालों की भरमार कर दो। जो बोले शाल उड़ाओ, एक से एक शाल उड़ाओ। जो बोले इतने शाला जमा कर दो, पूरे ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर दो। फूल क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, सड़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। अल्लाह छोटा मोटा फूल काट लाओ, फूल काट भी लाओ, मगर हज़ारों के फूल लेके ना, कुछ शाला लाओ, शाला लाओ, ज़बरदस्त बेहतरीन टवाला लाओ, गरीबों में बांटो, झाड़ियाँ दे दो, जो करते करो, मगर फजूल खर्ची से बचो। मेरी ये ख्वाहिश है। इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह जब भी मिलूँगा शाली छुड़ाऊँगा। तो बहरहाल सबको पेशगी बिलखुसूस मेरी तरफ से असदुद्दीन अवैसी साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और MP को उम्र इक़बाल में इजाफ़ा करे, उनकी सेहत सलामती अता करे और उनको दिल की गहराइयों से MP बनने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की उम्र दराज करे, सेहत सलामती अता करे। वैसा एक नामवर हीरा है वो, यानी अब बाद में फिर कभी इंटरव्यू में उनकी खिदमत और उनकी जो दरिया दिली, जो कौम के लिए दर्द है, उसके बारे में मेरा एक अलग इंटरव्यू दूंगा। बताऊंगा कि इंडिया में कोई ऐसा MLA है क्या जो इस तरह से तेस्कुला चला के इतने बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है और इतने लाखों रुपए खर्च करके फिर भी उसके लिए भी कोई उसकी नमोदो नुमाइश नहीं करता है और काम करे जाता है लोगों के दरमियान रह के। है कोई ऐसा एक MLA? बताओ मेरे इंडिया में कोई एक MLA के नाम पेश करो। पूछूंगा, वो सब जाने दो, अच्छाई को तो पेश करो यार। कहाँ गया है जमीर तुम्हारा? कौन है इतने घंटे फिरना? असदुद्दीन अवैसी यहाँ आप देखे तक फजर में यहाँ दौरा करते रहते, देखे तक रात निकल के औरंगाबाद में जाके वहाँ दौरा करके जलसा करके फिर देखो दूसरे दिन सुबह में, तीसरे दिन सुबह में, फिर फजर में याकूतपुरे में मौजूद। अरे क्या भाई, अल्लाह दी सो ताकत है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सब मिंजानी बल्ला है, जो गलतियाँ छोटी मोटी सियासत है, होते रहता, दुनिया है, ऊंच नीच होता रहता, चलते रहता। ये सब चीज़ों को मिला के एक मुत्तहद की शक्ल बना के हमको चलना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। ये बात को पेश नज़र रखो। तो फिर अच्छाइयाँ ढूंढो, आप बुराइयाँ ढूंढेंगे तो अच्छाइयाँ कहाँ दिखेंगे? तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को भी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी, दोनों दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इनके साहिबजादगान को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आने वाली होनहार लीडरशिप है। हमारे नूरुद्दीन अवैसी तो सरगर्म हो गए, उन तो काम ही करे, और हमारे असद साहब के तो साहिबजादे सालार मिलत के नाम पर नाम बड़ा ज़बरदस्त नाम रखे हैं, सलाहुद्दीन अवैसी नाम रखे हैं उनका। उन दोनों को भी मुबारकबाद देता हूँ। सारे काम करने वाले पूरे मजलिस के एक एक कारकुन को, एक एक लीडर को, एक एक कारपोरेटर को, एक एक MLA को, एक एक कारकुन को, एक एक हमदर्दान मिल्लत को, हमदर्दान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सबको दिल की गहराई से पेश की मुबारकबाद देता हूँ। कल मजलिस की कामयाबी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इंशाल्लाह 4 लाख से ज़्यादा ही जीतेंगे, कम तो नहीं जीतेंगे। 5 लाख का हम वो रखे थे, दावा करे थे, तखारीज भी कर रहे थे। इंशाल्लाह हो सके तो वो भी हो जाएगा अगर BJP वोट कम लेगी तो। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।